चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 11th लेक्चर ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इधर से मास परसेंटेज से स्टार्ट कराए, देन हम पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद इससे क्वेश्चन करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है किसी भी जो भी कंपाउंड में, जिस कंपाउंड में, मान लो छोड़ो, हम इतना क्या करें, कोई एक्स बी वाई है, ये पूरा कंपाउंड, ठीक है, या फिर चलो इतना ही रखते हैं, तब गलती ना करो आगे, इसलिए तो इस ए ए एक्स और बी वाई, ठीक है, ए एक्स और बी वाई का हमें निकालना है, इसमें ए का परसेंटेज इस पूरे कंपाउंड में क्या होगा। तो अब इसका मास, लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ अभी, एक काम करो, बहुत अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा अगर मैं कहूँ आपसे C4H10, ठीक है, अरे भाई H10, ठीक है, ये मैंने कह दिया, ये आपके पास कंपाउंड है। अब ए की जगह आप मानिए सी, मुझे इस कार्बन का चाहिए कितना परसेंटेज है इस पूरे कंपाउंड में, पहले तो मास निकालो, पहले इस पूरे कंपाउंड में इस कार्बन का मास कितना है ये बताइए मुझे पहले। भाई इसका मास 48 है, कहीं 12 मत रख देना इधर, ये मेरा कंसर्न है इधर आपके लिए। अगर मान लीजिए मैं कह रही हूँ CH4 होता, मीथेन होता सिर्फ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डायरेक्ट 12 रखते अपॉन में 16, क्योंकि टोटल मास क्या होता है, जिसके लिए पूछ रहे हैं पहले उसका मास अपॉन में इस पूरे कंपाउंड का मास, मतलब टोटल मास इनटू में 100, इससे आपको निकल के आती है कार्बन के लिए कितना परसेंटेज है उसका उस कंपाउंड में। ठीक है, अब मैं इसलिए मैंने ये वाला लिया है, क्योंकि अब क्या रखोगे आप, डायरेक्ट ये पुट कर देंगे कितना, ये 12 है, नहीं गलती हो जाएगी, 12 नहीं है, 48 है भाई, 48 है, अपॉन में कितना मास है, 58 इनटू में 100, ये इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, अब नहीं आएगा ये, तो इधर गलती मत करना, ये मैं इधर बता के चल रही हूँ, गलती कर सकते हो अगर ऐसा कोई कंपाउंड मिल गया। ठीक है, पूरा इतना मास रखना पड़ेगा आपका, क्योंकि इसमें कार्बन का एक एटम नहीं है, एक एटम नहीं है, इसमें कार्बन की 4 एटम है, और एक एटम का मास 12 होता है, तो 4 एटम के कितने हो गए, 48 हो गए, नहीं हो गए, इसलिए जो मास है उस कंपाउंड का, उस कंपाउंड में इस एलिमेंट का जितना भी मास है उसको पुट कीजिए आप। ठीक है, ये मतलब है, इसको ऑप्शन से जाएंगे अब आप। ठीक है जी, अब बात कर रहे हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम की, वो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्ट पहले फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट जैसे हमने सेम अभी मास के लिए निकाल रहे थे, कैसे, जो भी इसका मास है जिसके बारे में पूछ रहा है, अपॉन में जो टोटल मास है कंपाउंड का, तो भाई अब देखो, जो भी आपका जिसके लिए पूछ रहा है उसका वॉल्यूम अपॉन में टोटल वॉल्यूम इनटू में 100, सिंपल, जिसके लिए पूछ रहा है उसका वॉल्यूम अपॉन में टोटल वॉल्यूम इनटू में 100। अब देखो कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं निपटा ले तो ज्यादा चलेगा, उससे आपकी क्लियरिटी भी बढ़ेगी। तो लीजिए ये वाला क्वेश्चन वॉल्यूम के लिए, ठीक है, मास के लिए तो मैंने बता दिया, मास के लिए तो मैंने ये भी बताया, ये आपका जो 4 है, ये है ना, इसमें पूरा कार्बन का मास रखा जाएगा, जितने भी एटम है उसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा, डायरेक्ट 12 मत रख देना, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब मैं वॉल्यूम के लिए ये वाला समझा रही हूँ, अगर वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट आपको उससे क्लियर हो चुका है, करेक्ट, इफ 12 11.2 लीटर ऑफ कार्बन गैस, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आपको दिया, एंड इसमें कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड है जो आपकी, वो आपकी 5.6 ml के लीटर इज प्रेजेंट इन दी गैसियस मिक्सचर, ये दोनों एक मिक्सचर की तरह प्रेजेंट है, मतलब इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, अब मुझे इन ये जो मिक्सचर है ना, उसमें से, उस मिक्सचर में से मुझे आप कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम परसेंटेज बता दीजिए क्या होगी। इतना सिंपल है, अब देखो आप समझ रहे होंगे कि आपको क्या करना है, जिसकी पूछी गई है तो रखिए ऊपर। ठीक है, एंड टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम रखना है आपको, मिक्सचर दे रखा है आपको, टोटल वॉल्यूम रखेंगे, इन दोनों प्लस करो, आ जाएगा 16.8 इंटू में 100, इसे आप सॉल्व कर देना, कुछ 66 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कितना आ रहा है, हाँ 66.7, बस बस यही करना था, यही था इसमें और कुछ नहीं था। अब देखो जितने क्वेश्चन छोड़े आगे करते जाते हैं, मुझे ये बताना था, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछता, वो इधर ही कर लेते हैं, अगर वो CO का पूछता, परसेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ CO, वो कितना होता आपका, इसका निकालिए मास कितना होता है, 12 प्लस 16, हाँ सही है, तो कितना हो गया 28, सही बताया क्या, हाँ 28 अपॉन में अरे भाई 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 भाई, मैं मास थोड़ी निकाल रही हूँ, सॉरी सॉरी भाई, मास परसेंटेज नहीं निकाली मैं, वॉल्यूम परसेंटेज निकाली, सॉरी, वो तो आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। अभी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकालते सेम, कैसे निकालेंगे, 50 सॉरी 5/6 अपॉन में 16.8 इंटू में 100, कैलकुलेट करना और कमेंट करना मुझे। ठीक है, अब बता, ये समझ गए, हाँ, यही क्या कह रहा था अब, ये चीज कि कोई ए का और बी का मिक्सचर है, उसमें से हमने एक, पहले तो इन दोनों की प्लस कर लीजिए, कितना वॉल्यूम है, ठीक है, एंड जो भी ए का निकालना है तो इस तरह से कर लीजिए, अगर बी का निकालना है तो इस तरह से निकाल लीजिए, सिंपल एज दैट, क्योंकि हमने दोनों को समझ लिया कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं ये रहा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए शुरू होते हैं, ये फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन दी CaBr2। तो अब हमें परसेंटेज निकालनी है, मास अगर आपको लिख लो, अगर नहीं पता तो, अगर हमें नहीं दे रखा होता तो वो परसेंटेज मास की ही लेते हैं हम, बाय। ठीक है, वैसे भी आपको अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है तो वॉल्यूम कहाँ दे रखा है, इसमें कैसे निकालोगे, सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो हमें मास परसेंटेज निकालनी है किसकी, कैल्शियम की, मास परसेंटेज निकालनी है। इससे आप क्या समझ रहे हो, पहले ये भी बताओ मुझे, क्यों निकाल रहे हो, क्या समझ रहे हो इससे, आप इससे ये समझ रहे हैं कि मेरे पास एक कंपाउंड है CaBr2 का, उसमें से मुझे पता दीजिए Ca की कितनी परसेंटेज है इसकी टोटल मास में से। ठीक है, ये मतलब है इस चीज का, तो हम कैसे करेंगे, इसका कैसे निकालेंगे मास परसेंटेज कैल्शियम का, इसका मास अपॉन में जो टोटल मास है कितना होता है इसका मास, 18 टू में 2, तो कैलकुलेटर 200, अच्छा इसका मास 200 है।
ठीक है, इनटू में 100, ये कटा 20% सिर्फ इस कंपाउंड में से जो आपका BCABR2 था, इस पूरे कंपाउंड में से सिर्फ आपका 20% ही कैल्शियम है, मतलब पूरे इस कंपाउंड में से 20% कैल्शियम का है। ठीक है, ये मतलब है इसका मास का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कैल्शियम का मास इस पूरे कंपाउंड में कितना परसेंट है? 20% है बस। ठीक है, ठीक है जी, समझ गए। कह रहे हैं कि द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन द मीथेन। अब कोई कहेगा यार ये क्या दे दिया, कार्बन बाय द मोल, मैंने तो पढ़ा है कि क्या कहते हैं सिर्फ मास का मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज ये तो पढ़ा है। अब कोई पूछे तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन को तोड़ो और ज्यादा क्वेश्चन करने लग जाओगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ कार्बन बाय मोल्स इन मीथेन। चलो जो पता है मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है ये। अब वो कह रहा है हमें परसेंटेज कंपोजिशन बता दीजिए कार्बन का मोल के रेस्पेक्ट में मीथेन के अंदर। ये मतलब है इसका, समझे, मोल के रेस्पेक्ट में मीथेन के अंदर कितना कंपोजिशन है, कितने मोल्स हैं कार्बन के, उसके कितने परसेंट ऑफ मोल्स हैं मीथेन में कार्बन के, बस ये पूछ रहा है। अब मुझे ये बताओ CH4, ये इसका एक मोल, ये आपका मीथेन। तो मैं कह रही हूँ मीथेन के एक मोल के अंदर कितने मोल ऑफ कार्बन के एटम है और कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन के एटम है। तो एक मोल आपको कार्बन का नहीं दिखाई दे रहा और एक 4 मोल आपको हाइड्रोजन के नहीं दिखाई दे रहे। ये देखो, खुली आंखों से देखो। तो बस, और फिर इस पूरे टोटल मीथेन के एक मोल में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं एटम्स के, टोटल बताइए कितने, 5 क्योंकि मोल्स के अकॉर्डिंग पूछ रहा है अपॉन में, सॉरी अब ये कार्बन का कितना है 1 इनटू में 100। अब करते रहो, उसे सॉल्व कर लो, क्या आंसर आ जाएगा 20। अब भी किसी को समझ नहीं आया, बस ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो बस, इतना और से ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे ये कहना चाह रही है कि मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन का बता दीजिए मोल के रेस्पेक्ट में, अगर मीथेन है, मीथेन में कितने मोल का, मीथेन के अंदर जो आपका कार्बन का मोल का परसेंटेज बता दीजिए, बस यही है इसका मतलब। तो आप करते रहेंगे क्योंकि टोटल मोल्स एटम्स के कितने 5 और एक कार्बन हमारा जो उसमें मीथेन में एक ही कार्बन है, और क्योंकि कार्बन का पूछा गया तो ऊपर रखिए उसे इनटू में 100। अब करते रहो, बेसिक बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं मतलब कि जो हमने बेसिक इधर सीखा है, जिसके भी निकालते हैं उसका मास हो गया या फिर उसका वॉल्यूम हो गया, वो ऊपर रखते हैं। वॉल्यूम का ऊपर रखा हमने, तो इधर भी अगर हम मोल्स निकाल रहे हैं तो जिसके लिए पूछ रहा है उसके मोल्स रखेंगे ऊपर। और टोटल मोल्स इस मीथेन के अंदर कितने हैं एटम्स के, क्योंकि कार्बन भी तो हमारा एटम है, तो उस एटम के रेस्पेक्ट में देखो ना इस मीथेन के अंदर कितने एटम्स हैं, बस ये चीज है। अब एक क्वेश्चन हमारा, अच्छा ये भी क्वेश्चन कि कह रहे हैं इसमें आपसे कि एक सुगर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ, सुगर सॉल्यूशन आपका बनता है, मिक्स करा है हमने 200 ग्राम ऑफ इट्स 25% ऑफ सॉल्यूशन। अब कुछ नहीं समझ में आया होगा, मैं बता दूं क्या है मतलब। मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, उसके अंदर पूरा शुगर का सॉल्यूशन है, ठीक है, शुगर का सॉल्यूशन है, एंड इसमें वाटर प्लस शुगर से बना हुआ होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड इसमें जो शुगर का परसेंटेज है, शुगर का परसेंटेज वो है आपका, शुगर का परसेंटेज वो है आपका 25%, ठीक है 25%। ये बीकर हमने ए मान लिया। अब मान लीजिए हमने एक बीकर लिया दूसरा बी, उसमें भी हमने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, वाटर और शुगर का बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका जो टोटल, पहले तो इसका जो टोटल मास है इस पूरे का वो 200 ग्राम है, ठीक है। अब दूसरा, अब देखो पढ़ो आगे, एंड जो एक तो पहले इतना ये वाला मिक्स किया, किस किस के मिक्स करने पड़ा, बनाए, एक तो इसको और दूसरा क्या है 500 ग्राम ऑफ इट्स 40% सॉल्यूशन। क्या मतलब है देखो समझते हैं अभी कि इसका जो पूरा 500 ग्राम है, देखो इस पूरा सॉल्यूशन शुगर का है, एंड उसमें जो शुगर की परसेंटेज है वो 40% है, बाकी का 60% आपका वाटर है, ठीक है। एंड और क्या क्या हमने, ठीक है। अब इसमें से बता दीजिए हमें कि मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग शुगर सॉल्यूशन। इससे आपको कुछ पता चल रहा है क्या पूछना चाह रहा है, इससे ये पूछना चाह रहा है कि अगर मैंने ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो इन दोनों सॉल्यूशन को मैंने मिक्स करा, तो अब बताइए जो पहले 200 ग्राम वाले में 25% थी शुगर की कंपोजिशन, एंड इस 500 वाले में 40% थी कंपोजिशन, इन दोनों को मिलाने के बाद शुगर की कंपोजिशन मास के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, ये कह रहा है ये। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपको इनकी परसेंटेज पता है इस सॉल्यूशन में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो क्या आप शुगर का मास नहीं निकाल सकते इससे, बिल्कुल निकाल सकते। देखो कैसे निकालोगे, कि हम कह रहे हैं हमें पता है कि 45% है, 45% इक्वल्स टू में हमें उसका वेट ही तो निकालना है ए वाले सॉल्यूशन का, ठीक है, अपॉन में कितना मास है उसका 200 इनटू में 100, ये गया। तो आपका ये जो WA है वो आ गया है आपका 50 ग्राम, सिर्फ 200 में से 50 ग्राम है इसमें शुगर, इस सॉल्यूशन में 200 में से सिर्फ 50 ग्राम है शुगर, ठीक है। अगर मैं बी के लिए निकालूंगी तो 40% है उसमें, इक्वल्स टू में कितना हमें उसमें मास ही निकालना है शुगर का, एंड अपॉन में कितना 500, अच्छा है नहीं जगह इधर, एक मिनट, इधर इनटू में 100, तो इधर से ये कटा, ठीक है जी। तो ये इधर कितना आ गया W, आपका आ गया WB, दैट इज योर 200 ग्राम्स। तो मतलब आप क्या समझे कि जो आपका बी वाला सॉल्यूशन था जो कि 50 ग्राम था, सॉरी 500 ग्राम था,
पूरा का पूरा उसमें से सिर्फ 200 ग्राम चीनी है उसके अंदर, मास सिर्फ 200 ग्राम। तो अब मुझे इन रिजल्टिंग, अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो बताइए अब इनका परसेंटेज, मास परसेंटेज कितना होगा? क्या करना है, सिंपल सा, क्योंकि मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है, दोनों को मिक्स कर दिया है, तो इतना बचा सारा 700 तो पूरा हो जाएगा, ये 700 700 ग्राम, क्योंकि पहले 200 प्लस 500 700 पूरा नेट हो गया। अब इन दोनों का सम, क्या मतलब, ये आप निकालोगे कैसे? काम है, निकालेंगे कैसे? जो हमने WA प्लस WB करेंगे, वो आपकी आ गई शुगर का मास, शुगर का मास। और शुगर सॉल्यूशन कितना था आपका, शुगर का सॉल्यूशन कितना था उसका वेट, एक का था, पहले आपने 200 डाला था और 200 ग्राम डाला था प्लस 500 ग्राम डाला था, तो कितना हो गया 700 टोटल, ये हो गया तो टोटल 700 ग्राम टोटल भी लिख सकते हैं। और इन दोनों का मास कितना आएगा, 200 प्लस, ये 200 क्यों लिखे ऐसे लिखे ना, 50 प्लस 200, क्योंकि हमने पहले बी का ए का लिखा है, तो आ गया 250 आपका। तो ये 250 आ गया। अब निकाल लीजिए शुगर का कंपोजिशन, कैसे निकालोगे कि 250 अपॉन में आपका कितना है 700 इंटू में 100, सिंपल एज दैट। अब इसे डिवाइड करते रहिए, बस यही, और कुछ नहीं। बस आपको दो शुगर के सॉल्यूशन दे रखे थे पहले, एक का इतना परसेंटेज था 200 ग्राम के अकॉर्डिंग, 200 ग्राम का सॉल्यूशन था, उसमें क्या कहते हैं जो शुगर का सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, कोई क्या कहता है शुगर और इसमें तो कुछ कहीं नहीं रखा, एक बात बताओ मुझे, अगर शुगर आया है, शुगर आई है, तो ये शुगर का सॉल्यूशन हुआ, इतना लोड नहीं लेने का भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। बस ये कर लिया हमने, ये कर लिया, ये करा नहीं करा। अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है भाई, मजा आएगा। तो कह रहे देख जल्दी करते हैं थोड़ा, कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय द मास ऑफ द बॉडी ऑफ हेल्दी ह्यूमन एडल्ट्स आर, ऑक्सीजन इतना मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है हमारे इतना परसेंट बॉडी में, 10% हाइड्रोजन मिलती है हमारी बॉडी में, इतना परसेंट नाइट्रोजन, ठीक है, इतना हमें बता के दी वेट विच, जो आपका 75% 75 ग्राम का एक पर्सन है, ठीक है, एक 75 ग्राम का पर्सन है, कितना गेन कर लेगा वेट अगर मैं उसके अंदर से हाइड्रोजन एटम हटा के ड्यूट्रियम के एटम डाल, क्या फर्क पड़ेगा? तो एक बात बताऊं, पहली बात तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पहले तो इन दोनों के मास से देख लो, कैसे कि भाई हाइड्रोजन का जो मास होता है ना उसका 1 होता है, और ड्यूट्रियम का होता है कितना 2, तो चेंज तो आएगा ही। अब देखो देखो आगे बढ़ते हैं, कैसे समझते हैं क्या, ये अच्छा खासा हेल्दी सा कट्टा कट्टा इंसान जिसका 75 किलो वजन है, भाई बहुत वजन की डॉक्टर वैसे कोई बात नहीं होता है। तो हमने क्या करा, इसके अंदर से जो भी हाइड्रोजन थी ना वो हटा दी, मैंने इसके अंदर से हाइड्रोजन हटा दी, ठीक है, और ड्यूट्रियम डाली, तो पहले मैं हाइड्रोजन कितनी हटाई है वो निकालूं, कैसे निकालूंगी, कितनी कैसे निकालूंगी ये बताओ। एक बात बताइए, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हाइड्रोजन जो ह्यूमन बॉडी में होती है वो 10% होती है टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर, जितना भी उसके मास के अकॉर्डिंग दे रखा है, देखो बाय मास। तो मुझे बताइए आप कैसे निकालो, अभी वही करते हुए आए अभी, कि ये 10% है, ठीक है, हाइड्रोजन हमारी 10% है बॉडी की, और अपॉन में टोटल बॉडी का मास कितना है उस बंदे का 75 kg, 75 किलोग्राम्स है, एंड हमें इस हाइड्रोजन का मास ही तो निकालना है कि उसमें है कितना, परसेंटेज में दे रखा है, और हमें एक्चुअल मास निकालना है, तो कितना इंटू 100, इसे काटा पीटी करेंगे आप, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, कितना हाइड्रोजन का मास आएगा, वो आएगा आपका मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज योर 7.5 kg, क्योंकि इधर मास उसका केजी में दे रखा है, इसलिए हमें जो हाइड्रोजन का मास आया इसलिए वो भी केजी में आया, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन का मास आ गया कि इतना उसका कम हो जाएगा क्योंकि हमने इतना हटा दिया। अब हमने ड्यूट्रियम भी तो डाला है, इतना उसने हट गया क्योंकि हमने हाइड्रोजन डाला था, अब ड्यूट्रियम भी डाला है, तो ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम जी इसका मास कितना होता है 2, इससे सही डबल, क्या जो मास हमने निकाला था 7.5 kg, क्या उससे डबल मतलब 15 kg ये ले नहीं जाएगा, नहीं समझे? अरे भाई इसका मैंने कहा कैलकुलेशन करके निकल के आया 7.5 kg, मैंने इसके में से निकाल दिया अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ठीक है, और मैंने कहा कि इसके ड्यूट्रियम के डाल दिए हैं हाइड्रोजन के बदले, तो क्या इसका मास 1 होता है बल्कि आपके ड्यूट्रियम का मास 2 होता है, तो इससे क्या पता चल रहा है साफ साफ कि ये इसका डबल हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगर इधर 3 होता तो इसे हम 3 से इंटू कर देते क्योंकि ये 1 के लिए दे रखा है, समझ रहे हो, बहुत सिंपल बेसिक बेसिक, बस यही बात है। तो अब हमने जो उसका 75 kg था इसका मास, हमने कितना निकाला, पहले तो हाइड्रोजन के मास बताओ कितना निकाला, और फिर ड्यूट्रियम को डाल दिया इतना, बस निकालते रहो। बट क्वेश्चन में पूछा क्या है, गेन कितना गेन करेगा, नेट गेन देखो इसमें, ले देखिए नेट गेन आपका आ रहा है 7.5 kg, तो यही आंसर हो जाएगा 7.5 kg, बस इतना ही था और कुछ नहीं था इसमें। अब हमारे लॉ शुरू हो गए जल्दी करते हुए, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक बार साइंटिस्ट का नेम देख लो किसने दिया था, बस देख लिया भूल लिया कि कभी बाई चांस आ जाए, क्योंकि हमारी एनटीए बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बॉडी हो चुकी है, ठीक है कोई बात नहीं। कह रहे कोई भी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन होगी, आपके जो भी रिएक्टेंट होगा, जो भी मास होगा रिएक्टेंट का हमेशा प्रोडक्ट के इक्वल होगा, जैसे कि कोई रिएक्शन दे रही, हम सिंपल कह रहे हैं कि ये इसका मास इधर कुछ ए का कुछ है, बी का कुछ है, दोनों रिएक्टेंट है, कुछ बना दिया सी और डी, बट इनका चाहे कुछ भी मास हो, पर इसका जो नेट मास इधर रिएक्टेंट का जो है, जो नेट मास प्रोडक्ट है सेम होगा। ये लॉ कहाँ वैलिड नहीं होता है, आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लॉ वैलिड नहीं होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे दिया फटाफट से देखो, जो व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.8 grams of sodium chloride to produce 14.35 grams of silver chloride and 8
8.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट। अगर ये लॉ फॉलो करता है तो क्या मास होगा इसका? समझे क्या है? हमने कहा कि जो सोडियम कह रही हूँ मैं, सिल्वर नाइट्रेट है, रिएक्ट कर रहा है आपका सोडियम क्लोराइड के साथ। कुछ नहीं आता आपको, फॉर्मूला तक नहीं लिखना आता इनका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना नहीं आता, तो सिंपल ये तो लिख सकते हो जो वर्ड दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट, ये लीजिए। एंड जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये, सोडियम क्लोराइड के साथ, ये लिखो। और आपको क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बना के क्या दे रहा है, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, ये। और आपको इसमें पूछा कितना मास बनेगा सिल्वर नाइट्रेट का, अगर इनके मास ये और ये दे रखे, इधर दे रखे क्वेश्चन, तो सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाइए, इसको आप प्लस कीजिए, ये है ये, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, एक्स आपने इधर से निकाल सकते, सिंपल है यार, इसमें कुछ नहीं है रॉकेट साइंस। सेम आपको सेम यही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बताऊं, अच्छा चलो ये क्वेश्चन का थ्योरी बता देती हूँ, कैलकुलेट खुद करना। इसमें ये कि आपको ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, एंड फिर क्या बनता है, दिस, ये दोनों रिएक्ट करे, दिस रेसिड्यू इज फॉर्म्ड, द रेसिड्यू इज फॉर्म्ड, वेट इतना, रेसिड्यू का वेट इतना है, रेसिड्यू मतलब जो भी चीज बच गई नीचे, मतलब जो आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस नहीं होगा, ठीक है। तो what is the mass of कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, क्या मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, मतलब ये भी प्रोडक्ट की साइड है, वो रिलीज हुई है, वो रिलीज हुई, एस्केप हो गई है, तो बताइए कितना प्रोड्यूस हुआ होगा इसका मास। तो क्या आप रिएक्शन समझे, नहीं समझे, कि ये दोनों ने रिएक्ट करा, कुछ कुछ ग्राम के इन दोनों ने रिएक्ट करा और बनाया आपका क्या, एक रेसिड्यू और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वो रिलीज हो चुकी। तो बता दीजिए इस कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, क्योंकि आपका रेसिड्यू का मास भी दे रखा है, इन दोनों का मास भी दे रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देंगे आप, प्लस माइनस करते रहिए। अब आते हैं लॉ ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर कहते हैं उसे डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये क्या चीज, मैंने कहा जी आप मेरे लिए वाटर लेके आइए, वाटर आप ले आए नाली का, एक बंदा ले गया आर का, चलिए कोई बात नहीं, एक ले आया सी वाटर का, और सब के सब H2O, 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 बेटा जी सब में कंपोजिशन इनकी सेम एलिमेंट की, सेम कंपाउंड में, मतलब क्या क्या मतलब है इसका, कि जो सेम कंपाउंड है आपका H2O, एनी कहीं से भी सोर्स, मैंने कहा नाली के पानी से, समुद्र के पानी से, आर के पानी से ले, पानी का कंपोजिशन किसी भी, आप मैं कह रही हूँ किसी भी सोर्स से लेके आइए, परसेंटेज जो भी होगा सेम एलिमेंट का सेम ही रहेगा, हाइड्रोजन का जितना भी परसेंटेज होगा वाटर में उतना ही रहेगा। कितना परसेंटेज होता है हाइड्रोजन का वाटर में, कैलकुलेट कर लो भाई, अपनी कैलकुलेशन चेक करो, 2 बाय कितना होता है, 18 इंटू में 100 निकालते रहना, इतना परसेंटेज होता है, कहीं से भी लेके आइए पानी यही रहेगा। पानी का फॉर्मूला ना ही इसका मास, परसेंटेज मास, ना ही आपका हाइड्रोजन का, नहीं ऑक्सीजन का चेंज होगा, ठीक, सही है, समझ लो। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी आ गई थी इसकी, इस लॉ की, कि ये अगर हमने आइसोटोप ले लिए ना इनके, तब ये वैलिड नहीं कर रहा था काम। कैसे, देखिए इधर कि हमने ले लिया, हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, हमने आइसोटोप 12 से बनाते मिली, हमने साथ में आइसोटोप 14 भी ले लिया। अब पर हमने आइसोटोप 14 ले लिया, तो अब कहीं से क्या, मैं कह रही हूँ कहीं से भी आप ऑक्सीजन लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, वो H2O होती है, बट इसमें क्या आ गया, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ने गेम खराब कर दिया, कि इनका जो अगर मास परसेंटेज निकालेंगे ना कार्बन का, अब कार्बन 14 का निकालो, तो 14/64, ठीक है, इंटू में 100, इसका कुछ और मास परसेंटेज आएगा। और वहीं आपका है कंपाउंड से मास परसेंटेज कैसे अलग आ रहा है, क्योंकि इनका जो आइसोटोप्स ने क्लेम लिया कि परसेंटेज ऑफ 12 वाले का, तो कितना आएगा, 12/44 इंटू में 100। अब इसका परसेंटेज अलग, इसका परसेंटेज अलग, कंपाउंड सेम है, बट क्योंकि आइसोटोप्स अलग हो गए, इस वजह से इनकी परसेंटेज भी अलग हो गई, इसलिए ये आपका डेफिनेट, ये सॉरी हाँ सही बात है, डेफिनेट प्रोपोर्शन या मास कंपोजिशन के लिए कांस्टेंट कंपोजिशन का ये क्या है, लिमिटेशन। वही हम बात करें कि परसेंटेज तो सेम आ रही है किसी एलिमेंट की, किसी कंपाउंड में, बट आपका जो कंपाउंड है वही अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर आपका ईथर ले रखा है, इधर आपका ले रखा है अल्कोहल, दोनों के फॉर्मूला आप देखेंगे इस तरह से, तो ये दोनों के फॉर्मूले सेम है, बट इनकी जो पर कंपाउंड तो अलग है ना। हमारा लॉ क्या कहता है, सेम कंपाउंड में किसी भी सोर्सेज से परसेंटेज सेम एलिमेंट की सेम होनी चाहिए, ये कहता है। तो इधर ये चीज अलग होगी ना, क्योंकि दोनों के दोनों आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर्स, बस ये। तो इधर किसी भी, इससे हम कंक्लूजन या साइंस क्या निकालते हैं, कोई फंक्शनल आइसोमर्स पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड ये अलग हो गया ना, हमें तो सेम कंपाउंड चाहिए, फिर से देख लो ये लाइन, बस इससे काम हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं, आपको कह दिया कि इफ वाटर सैंपल मैंने लिया रिवर्स सी से, रिवर्स है, लेक से, कहीं से ले लिया, तो बताइए वो उसका इतना ही रेशियो निकलता है, तो वो किस लॉ को इंडिकेट कर रहा है, आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यही तो अभी बता रहे थे, ठीक है। हाँ, अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल व्हेन ट्रीटेड विद द अरे भाई बोल दे इसे नाइट नाइट्रिक एसिड, भाई बोल दिया फाइनली, नाइट्रिक एसिड, समझ लड़खड़ा जाती है यार, फॉलोइंग द फॉलोड बाय ignition of the nitrate gives इतना कॉपर ऑक्साइड। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, समझे कुछ, कि हमने एक कॉपर इतने ग्राम का रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, फिर हमने उसे गर्म करा नाइट्रेट के साथ, फिर वो आपको देता है कॉपर ऑक्साइड। कितनी सिंपल सी रिएक्शन है, समझ आ रही होगी तो ठीक है, नहीं तो इधर है कि क्या, कि इधर समझ लो, नहीं आ रही तो आपका जो कॉपर है
वो रिएक्ट कर रहा है नाइट्रेट के साथ, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है जी। तो आपको क्या बना रहा है? नाइट्रेट, तो वो कॉपर का ही नाइट्रेट बनाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसको हमने हीट करा, इसका मतलब हीट करना होता है, तो हमें देता है वो कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड ये आपको मिला, तो कितने ग्राम मिला इधर? 2.7 ग्राम्स, ठीक है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट 1। तो अनदर एक्सपेरिमेंट में हमसे कह रहा है कि 1.15 ग्राम्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड अपॉन द रिडक्शन विद हाइड्रोजन। हमने इतना कॉपर ऑक्साइड लिया, उसका रिडक्शन करवा दिया हाइड्रोजन के साथ, तो हमको ये 0.92 ग्राम्स देता है किसके? कॉपर के। तो ये बताइए, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है किस तरह से आपके लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को बताता है, कैसे इलस्ट्रेट करता है कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो रहा है। एक बात बताओ मुझे, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? जितना दिमाग है उतना लगा दो ठीक है, कितना दिमाग है लगा दो सारा इसमें तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम कॉपर की परसेंटेज निकाल के देख लें, वही तो कहता है ना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मास परसेंटेज इसमें चाहे कैसे भी निकाला हो, चाहे इसमें कैसे भी हो, वो सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें सेम आ रहा है और हमें देखना है कैसे सेम आ रहा है कि आपका इधर कॉपर का मास कितना दे रखा है? 2.16 है। एंड टोटल मास कितना है? ये टोटल मास है, टोटल मास है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड की पूरी रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट बना है। ये टोटल मास कंजर्व रहते हैं, याद है? हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना? ठीक है। तो ये टोटल मास आ गया अपॉन में, सॉरी, ये आपका कॉपर का मास अपॉन में टोटल मास इंटू में 100। आप इसमें मास की परसेंटेज निकाल सकते हैं कॉपर की, ठीक है। सेम गोज विद दिस, ये आपका तोड़ के कुछ इतना बना है, ये रिडक्शन हुआ है। तो इसमें बताओ इसका कितना मास है? ये कॉपर का मास इतना है और टोटल मास कितना है, ठीक है। इस कॉपर ऑक्साइड को तोड़ के ही तो आपका कॉपर बना है, तो कॉपर ऑक्साइड में टोटल है इसका, तो इसमें से कितना कॉपर का परसेंटेज, कॉपर ऑक्साइड में से कितना कॉपर का परसेंटेज होगा मास से, तो हम कैलकुलेट नहीं कर लेंगे कि इसका मास अपॉन में टोटल मास अपॉन इंटू में 100। आप कैलकुलेट करेंगे, दोनों का सेम सेम आ गया, बस यही था क्वेश्चन आपका। किस तरह से ये हम कह रहे हैं, किस तरह से इलस्ट्रेट करता है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन है, हमने दिखा दिया इस तरह से रहता है, बस सिंपल एज दैट। अब इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कौन सा सही है डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में? इट्स एप्लीकेबल ओनली द कंपाउंड यूज मेड फ्रॉम द नॉन मेटल्स। यार ये तो बहुत गलत बात कर दी अपने, ऐसी कोई बात नहीं होती, गलत बात है। कह रहा है इसमें, चलो ये वाला देखते हैं, फिर दोनों पे कह रहा है कि जो ये भी साइंटिस्ट है भाई, मैं नाम देना उनको बोल रही है, गिव द लॉ ऑफ क्यूप्रस, नहीं क्यूप्रस नहीं, क्यूप्रस क्लोराइड नहीं, कार्बोनेट, ये इस पे इन्होंने लॉ दिया था, ठीक है, याद रखिए। ये रहा, देखो जी, देखो देखो देखो, कहाँ है, कहाँ है, अरे भाई ये, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आप देखो, पढ़ो इस सेकंड ऑप्शन को पढ़ो। दी मास रेशियो, ये निकाले थे हाइड्रोजन का मास रेशियो उस कंपाउंड वाटर में कितना है, ऑफ एलिमेंट, ठीक है, हाइड्रोजन कितना चाहिए इन प्योर कंपाउंड मतलब वाटर का, इज कांस्टेंट। देखो ये बात ठीक है, ठीक है। अगर वहीं आइसोटोप आ गई ना, ये बात गलत होगी, पर स्टिल ये बात ठीक है अभी के लिए, तो ये ठीक है ना, कह सकते हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी आइसोटोप का फंडा हम इधर नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि जब ये लॉ बना था ना, आइसोटोप जब इन्वेंट हुई ही नहीं थी, कुछ आइसोटोप जैसी चीज होती है उनको पता ही नहीं थी, तभी तो ये बैक ड्रॉ बन गया इन चीज का, लॉ का। इसलिए अभी के लिए हम कह सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन, सॉरी, पूरा वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें से आपका 2/18 × 100 ये कांस्टेंट ही है, ठीक है, कह सकते हैं बिल्कुल। और क्यूप्रिक कार्बोनेट अभी बताया था, क्यूप्रिक कार्बोनेट फ्रॉम फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से भी लेंगे, विल ऑलवेज शो द सेम परसेंटेज ऑफ कॉपर या फिर कार्बन एंड ऑक्सीजन, सही है। आप जैसे कि हम कह रहे थे, कहीं से भी वाटर लिया, हाइड्रोजन की परसेंटेज एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज वाटर में सेम ही होगी, देखो कहीं सेम ही होगी इधर। तो भाई यही बातें सेम इधर भी सेम होगी, तो इसमें इधर दोनों ही सही है बातें, दोनों ही सही है। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो कि डाल्टन जी ने दिया था हमारे, वो ये कहते हैं इसमें, ये पढ़ो इधर ही, कि दो एलिमेंट हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं, दो दो एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, दो से या दो से ज्यादा कंपाउंड तो बना सकते हैं वो, ठीक है। ये कहना चाहते हैं डाल्टन जी में। फिक्स्ड रेशियो, अब देखो ये मैंने कहा, आपके दो एलिमेंट ले लिए मैंने, इनके दो कंपाउंड बना लिए, ठीक है, एक तो वाटर बन गया, एक H2O2 बन गया, ठीक, कोई बात नहीं है। तो अब मुझे ये बताइए, मैंने क्या करा, इसमें से जो ऑक्सीजन का मास था वो मैंने आपका कांस्टेंट इधर ऐसा मान लिया है, मतलब कि इनको मैंने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट के मैंने फिक्स कर दिया, कि मैं कह रही हूँ बता दीजिए इसमें से जो आपका वाटर है, इसमें से जो आपका वाटर है कितना, इसमें पहले ये बताओ कि कितना वो है आपका, कितना ऑक्सीजन का मास है? 16 है। तो भाई 16 तो है, चलो ठीक है, मैंने ये कहा कि मैंने हाइड्रोजन, सॉरी, आपका जो ऑक्सीजन का मास है मैंने उसे फिक्स कर दिया। तो मुझे इसमें बताइए कि कितना, देखो हाइड्रोजन मास रिएक्ट 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कितना हाइड्रोजन का मास मास रिएक्ट करेगा अब 16 ग्राम के ऑक्सीजन से? तो ये बताओ ना, इसमें 16 है तो उसमें तो 2 ग्राम दिख रहा है आपको, खोली आंखों से देखो भाई, खोली आंखों से, इसका मास 16 है इधर, तो इसके तो दो ही करेंगे रिएक्ट, क्योंकि इसका, अब इसमें क्या हो रहा है किसी को समझ में आए, तो ये इसका मास 16 है इधर, और 16 हमने फिक्स कर लिया है, तो इस पूरे वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, कितना हाइड्रोजन का मास है? 2 ग्राम्स है, क्योंकि इसमें हमने जो 16 फिक्स करा है उसमें ऑक्सीजन 16 ग्राम ही है, उससे ज्यादा नहीं है। अब देखो इससे क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आप अब देखिए, मैंने 16 ग्राम को फिक्स करा है ऑक्सीजन के, इसमें कितना है? 32 है, 32 ग्राम्स है। अगर मैं 16 ग्राम को मैंने फिक्स करा है, इसके 32 से 2 ग्राम बनता है, तो इसके 16 से कितना बनेगा? 1 ग्राम ही तो बनेगा, सिंपल। और इन ही दोनों का रेशियो, मतलब ये कह रहे हैं ये जो चीज आई है 2 ग्राम एंड 1 ग्राम, इनको अगर आप रेशियो में लेंगे तो ये हमें सिंपल रेशियो दे रहा है 2/1, यही मतलब है इस लॉ का।
बस कि आपका कोई भी कोई दो एलिमेंट है, एक से ज़्यादा, दो इससे ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है, एंड जो उनके क्या बोल रही थी मैं कि मैं ये कह रही थी आपके जो दो, ये देखो इसमें से कितना ग्राम है, अगर मैंने ऑक्सीजन का फिक्स करा 16 ग्राम, तो इसका कितना ग्राम मास रिएक्ट करेगा, 2 ग्राम। और वही मैंने इसका जो लिया है, इसका 32 है, पर मैंने करा 16 है, इसका 32 हमें देता है 2, तो 16 कितना देगा, 1। ठीक है, तो यही इनका ये जो दो कंपाउंड है ना, और इनके ही सिंपल रेशियो हाइड्रोजन का और इधर हाइड्रोजन का सिंपल रेशियो क्या है, 2:1 किसी दोनों कंपाउंड की। तो यही है, यही है आपका लॉ। अगर नहीं समझ में आया, अगर लिखा हुआ है कुछ तो उसे ही पढ़ लेते हैं कि व्हेन टू एटम कंबाइंड विद ईच अदर, जब दो एटम एक दूसरे से मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो बनाते हैं टू और मोर देन केमिकल कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बनाते हैं इन अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ वन एलिमेंट। कुछ इसे जैसे कि इसमें आपका ऑक्सीजन एक था, अरे बहुत अंतर दिया, इसमें आपका ऑक्सीजन एक था और इसमें दो, तो वही क्या कह रहा है, देखो पढ़ दोबारा, केमिकल कंपाउंड बनाते हैं एंड देन डिफरेंट अमाउंट ऑफ वन एटम विच रिएक्ट विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ सेकंड एलिमेंट आर इन द प्रपोर्शन ऑफ सिंपल होल नंबर। क्या मतलब इस चीज का, कि अगर मैं इसमें ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दूं, तो मुझे जो सेकंड आपका एलिमेंट है, तो उसके रेशियो, उन दोनों के मास के रेशियो का जो रेशियो आएगा वो सिंपल आएगा, या फिर वो कह सकते हैं होल नंबर आएगा। अच्छा, नहीं समझ में आया, देखो बच्चे, एक क्वेश्चन, एक और एग्जांपल। मान लीजिए हम कार्बन से और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, तो बताइए अब जो हम प्रूव करना चाहते हैं वो करते हैं। मैंने इसमें जो कार्बन का मास है ना, उसको 12 फिक्स कर दिया, ठीक है। इसमें देखो, इसके 12 से इसका 16 ग्राम बनता है, ठीक है, दिख रहा है, इसके 12 से इसका 16 बन रहा है, सिंपल। और इसके 12 से इधर बन रहा है 32, इसके 12 से, क्योंकि दोनों में 12 12 है, तो डायरेक्ट 32, इधर 16 इधर 32, इनका रेशियो कितना आ गया, 2 रेशियो, यही है और कुछ नहीं है। अगर इधर हाइड्रोजन का वो फिर से अगर देखना चाहो, तो ये देखो, एंड आपका जो था, अरे भाई ये देखो, और ये देखो, मैंने कहा ऑक्सीजन का मैंने फिक्स कर दिया है, तो इसमें ऑक्सीजन का तो एक ही है, 2 ग्राम, और मैंने ऑक्सीजन का 16 ग्राम के अकॉर्डिंग ना, इसमें तो 16 ग्राम ही है, इसमें तो 32 ग्राम है, इसका 32 ग्राम हमें 2 ग्राम देता है, तो इसका 16 हमने तो 16 ग्राम फिक्स करा, तो 16 ग्राम कितना देगा, 1 ग्राम, काम खत्म। तो 2:1 के उसमें आ गया, 4 रेशियो में, बस यही है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हो गई, कि जो आपका कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, खासकर जो आपके कार्बन, वो ना कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करने की वजह से इनका आंसर ऐसा नहीं आता। क्या मतलब है, आंसर से मतलब ये है, इनका होल नंबर नहीं आता था, सिंपल रेशियो, जैसे कि 1:1, 2:1, ये कुछ उसमें आता था पॉइंट्स में, 2:4 पॉइंट, रेशियो 2:2.5 ऐसे आता। तो ये चीज इस लॉ के अकॉर्डिंग लिमिटेशन होगी, ठीक है। तो कैटिनेशन के बारे में बता रही थी, तो कैटिनेशन क्या होता है आपका, कैटिनेशन एक मतलब जो हमारा कार्बन शो करता है, अपने ही कार्बन, अपने ही एलिमेंट से, मतलब कि कार्बन कार्बन अपने ही पार्टनर से ये बॉन्ड बना लेता है, अपने ही कार्बन से बॉन्ड बना लेता है, इसे कैटिनेशन। तो इसके और साथ में नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड फॉलो फॉलो नहीं करती वाला लो, आपका ये जो एफ है ना, एफ 0.93 ओम, तो ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है, मतलब आपकी ये जो चीज है वो किसमें नहीं है, होल नंबर में नहीं है, तो इसलिए हम लिख दें नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। तो ये वाला लॉ फॉलो नहीं कर पाते, कौन सा लॉ था, मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसमें एग्जांपल हम बता देते हैं इसका कि कैसे नहीं कर पाया। मान लीजिए हमने लिया ब्यूटेन, एक लिया आपका पेंटेन, तो इसमें से मैंने एक काम करा कि इसका मैंने मास फिक्स कर दिया है कार्बन का 12। अब बताइए क्या आता है, इसका C4 10, C4H10 है, ठीक है, C4H10 है। तो बताइए कि इसके का 12 मैंने फिक्स करा है, तो ये इसके, अच्छा अच्छा छोड़ो छोड़ो, मैं इतना नहीं आ रहा, इसके 48 ग्राम, 48 मास आएगा, है ना, 48 ग्राम आएगा, मैंने फिक्स करा है 12 ग्राम, और आपका 48 देता है 10 ग्राम हाइड्रोजन का। मुझे बताइए इसका 12 ग्राम कितना देगा, ये इंटू में ये अपॉन में ये, इतना नहीं आ सकता, हम तो डायरेक्ट कह देंगे, क्योंकि 12 ग्राम हमारा 48 से 4 बार डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 10 को 4 बार डिवाइड कर देंगे, ये बात, तो इधर आ जाएगा 2.5 ग्राम्स। एंड ये जो आपका 5 है, सॉरी 5 कह रही हूँ, 6 अरे C5H12, ये जो है आपका, इसको अब देखो, इसमें कार्बन कितना मास है, 60, मैंने कितना फिक्स करा है, 12, तो इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का कितना ग्राम आएगा, करो भाई, 5 से डिवाइड कर दोगे डायरेक्ट, दिख रहा है, कोई आगे से नहीं आ रहा किसी को, तो ये इनटू है, कितना है हमारा, 12 आ गया, ये अपॉन में 16, करते रहिए आप, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों के रेशियो लोगे, 2.5 और रेशियो में 2.4, क्या ये होल नंबर में रेशियो है, नहीं, तो इसलिए ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं करता, ये तो भी बता ही दिया। कह रहे हैं विच ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन फॉर्म करते हैं दिस एंड दिस, ये कौन सा लॉ बता रहा है आपका, अभी पढ़ा है यार, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, कि हमारा ए बी मिलके देता है हमें 4 कंपाउंड PQRS, तो हमें इस क्वेश्चन के थ्रू बताइए कि ये कैसे इलस्ट्रेट कर रहा है, मल्टीपल प्रोपोर्शन को कैसे दिखा रहा है। तो भाई एक का मास फिक्स कर दो आप, इनमें से मैं कह रही हूँ एक का मास फिक्स कर दो, क्योंकि आपको कुछ दे ही नहीं रखा, तो मैंने 1 ग्राम मान लिया इसमें, आप चाहे 1 करोड़ मान लो, 1 लाख मान लो, कुछ भी कर लो, आंसर आना यही है जो आई, ठीक है।
मैंने कहा जी आपका जो 0.6 ग्राम ए रिएक्ट करके दे रहा है आपको 0.6 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 0.8 ग्राम ऑफ बी के साथ, तो हमें दे रहा है 1.4 ग्राम ऑफ पी। इसमें कैसे शो करोगे? ए का मैंने फिक्स कर लिया इसको, ए का मैंने 1 ग्राम फिक्स कर लिया, तो बी का किस हिसाब से बनेगा? मैं बी का कह दूँ? हाँ, तो बी का कितना बनेगा? हम कह रहे हैं इसके 0.6 ग्राम से 0.8 बनता है, तो बताइए 1 ग्राम से कितना बनेगा? ये इंटू में ये डिवाइड बाय ये, सिंपल गणित है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कर रहे हैं, डिवाइड करके ये आ जाएगा। ठीक है? अब सिंपल रखो भाई, 1 ग्राम लिया है मैंने, इसको एक कांस्टेंट मतलब कि एक फिक्स करा 1 ग्राम। इसका 1 ग्राम आपके 9 ग्राम में 24 बनते हैं। तो बताइए इसके ए के 1 ग्राम में बी के कितने बनेंगे? इसका इंटू में 1 और अपॉन में 9 निकाल दे रहा हूँ, कुछ ग्राम कितना आ गया। सेम इधर करोगे ये चीज़, सेम इधर करोगे। देन डिवाइड कर करके आपकी वैल्यू कुछ ये आ रही है, ये आ रही है, एक 4 आ रहा है, एक ये आ रहा है। आप 1.133 से डिवाइड कर देंगे आप, तो आपको कुछ मेरे को रफली जा रहा है ये, फिर भी मान लेना कि 1:2:3:4 में जा रहा है। तो मतलब ये आ गया आपके होल नंबर। तो होल नंबर आ गया तो आपका इससे क्या पता चला कि आपका ये मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ बस यही। थैंक यू।